नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। जलवायु की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्य का प्रभाव किस प्रकार है और कटिबंध किस प्रकार से खींचे जाते हैं, राजस्थान किस कटिबंध में आता है, भारत किस कटिबंध में आता है, अन्य बहुत सारी बातें हमने की थी। जलवायु की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती है तथा एक एक ऋतुओं को हम लेंगे तथा विस्तार से हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋतुएं मैंने आपको कल बताई थी कि ऋतुएं 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है एक बार वापस बता देता हूं। पहली जो ऋतु है वह है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। दूसरी है वर्षा ऋतु और तीसरी है शरद ऋतु और चौथी है शीत ऋतु, ठीक है। ये हो गई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु को लेंगे, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे, फिर इसको, ठीक है। आराम से हम सबको कंप्लीट करेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि अब जो चल रही है वर्तमान में वह ग्रीष्म ऋतु ही है। तो ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु को पढ़ने से पहले हमें 2 कंसेप्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहले उनको पढ़ना पड़ेगा, फिर हम उनके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले वो कंसेप्ट कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वहां से प्रश्न हर बार आते हैं। तो पहला जो है वह है कि तापमान बढ़ाने पर वायुदाब में क्या चेंज होता है। एक तो है कि तापमान बढ़ाने पर वायुदाब में क्या चेंज होता है, और दूसरा है कि हवाएं चलती है, कि हवाएं किस प्रकार चलती है। हवाएं चलती है मतलब हवाएं किस प्रकार चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, या निम्न से उच्च, या उच्च से उच्च, या निम्न से निम्न। हम सबको विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं तापमान बढ़ाने पर वायुदाब में क्या चेंज होता है। तो देखो, ये है पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, यहाँ है सूर्य। सूर्य भूमध्य रेखा पर चमक रहा है। अब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर वायु भी होगी, वायु होगी, और वायुदाब का मोटे तौर पर आप ये मतलब समझ लो कि हवा से है। वायुदाब का मोटे स्तर पर देखें तो वायुदाब का मतलब मिलता है हमें हवा, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ हवा भी होगी, और हवा होगी तो सूर्य का प्रकाश पड़ने से हवा गर्म होगी और ऊपर उठ जाएगी, तो जिस कारण यहाँ हवा कम हो जाएगी। क्योंकि देखो, सूर्य का प्रकाश पड़ा, हवा गर्म हुई और गर्म होकर ऊपर चली गई, तो यहाँ हवा की कमी हो गई। और तापमान यहाँ है तो तापमान यहाँ है उच्च, और वायुदाब यहाँ क्या हो गया, कम हो गया, मतलब हवा कम हो गई। ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। ये है सूर्य, यहां आप खड़े हो, यहां आप हो, सूर्य का एकदम आप पर प्रकाश पड़ रहा है, और आप अपने सूर्य को हवा मान लो, खुद को एक बार वायुदाब मान लो या हवा मान लो, ठीक है। सूर्य का प्रकाश आप पर एकदम परस्पर रूप से बहुत तीखा पड़ रहा है आपके ऊपर ही। अब आपके ऊपर पड़ रहा है तो आप वहां एक जगह बैठ पाओगे क्या? आप एक जगह बैठ पाओगे? सूर्य का प्रकाश एकदम आप पर पड़ रहा है तो किसी की औकात ही नहीं है, कोई बैठ ही नहीं पाएगा, तो आप वहां से हट जाओगे। तो जितने भी हवा थी यहाँ हवा कम होगी, क्योंकि आप अगर हट गए हो तो यहाँ तो जगह खाली हो गई, हवा कम हो गई। तो इस और ताप तो अधिक है, मतलब ताप तो है अधिक और हवा है कम, मतलब जहां ताप अधिक होगा वहां हवा कम होगी, और हवा का मतलब है वायुदाब। तो ताप बढ़ाने पर वायुदाब क्या होता है, कम होता है। ताप बढ़ाने पर वायुदाब में क्या चेंज होता है, कम होता है। ये आगे काम आएगा, मैं आपके आगे बताऊंगा। एक है हवाएं चलती है। अब हवाएं कैसे चलेगी, हवाएं के चलने के अलग अलग रूप है, मैं बताता हूं कि उच्च से उच्च, निम्न से निम्न, निम्न से उच्च, और उच्च से निम्न। अब है कि हवाएं चलती है कि उच्च वायुदाब से उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब से निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ये हमें पढ़ना है। तो देखो, वायुदाब का मतलब होता है हवा, और हवा यहाँ उच्च से उच्च तो कैसे जाएगी, अगर दोनों
दोनों तरफ हवा है तो वह एक दूसरे पर जाएगी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ संतुलन बनाए रखती है। पृथ्वी का नियम है कि पृथ्वी हमेशा बैलेंस बनाए रखती है दोनों तरफ। जैसे यहाँ अगर कम है तो यहाँ भेजे, यहाँ से लाएगी, और यहाँ अगर ज़्यादा है तो यहाँ देगी, तो पृथ्वी संतुलन बनाए रखती है। तो यहाँ दोनों तरफ उच्च है मतलब संतुलन है, तो यहाँ कहाँ ट्रांसफर होगा, तो वायुदाब होगी नहीं, तो ये गलत है। दूसरा है निम्न से उच्च, निम्न से निम्न, कि वायुदाब हवाएं चलती है निम्न वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब निम्न वायुदाब से निम्न वायुदाब कहाँ पहुंचेगी, जैसे कि आप ये समझने के लिए कि दो आदमी है, एक को चाहिए पैसे और दूसरे के पास है ही नहीं। अब इसके पास पैसे नहीं है तो इसको कैसे देगा, दे सकता है, इसके पास पैसे तो होने चाहिए देने के लिए। अब इसके पास पैसे है नहीं तो ये कैसे देगा, तो निम्न है, निम्न का मतलब वायु वहां पर है ऑलरेडी कम, तो वहां या कैसे जाएगी, तो ये भी हो गया कैंसिल। दूसरा है निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, अब वो की वही बात, इसके पास है ही नहीं और ये यहाँ कैसे जाएगी, ठीक है। बाकी बचा ये उच्च से निम्न, कि वायुदाब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब में हवा चलती है, तो ये जरूर हो सकता है कि देखो यहाँ पृथ्वी का मैंने क्या कहा है, संतुलन बनाए रखती है। यहाँ भले देखो, यहाँ अगर वायुदाब की कमी है और यहाँ वायुदाब ज़्यादा है, तो यहाँ की हवाएं इधर चली जाएगी और इसकी जरूरत है और इसके पास एक्स्ट्रा है। अब ऐसी तरह आप किसी से पैसे मांग रहे हो उधार कि भाई तू मुझे दे, और उसके पास 500 रुपये है, आपको चाहिए 500 रुपये, तो वो दे देगा आपको, वो दे देगा, उसके पास है और आपको चाहिए, तो वो हो जाएगा ना संतुलन। और यहाँ इन तीनों में नहीं होगा, तो हवाएं चलती है, तो हवाएं किस प्रकार चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है। किस प्रकार, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती है, ठीक है। समझ लिया, ये कंसेप्ट था, बहुत काम की चीज है, आप याद रखना, आगे काम आएगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु को। मैंने बताया था कि दो कंसेप्ट है, वो ये समझ लो। अब पढ़ते हैं हम ग्रीष्म ऋतु, एक एक ऋतु को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारा एक भी प्रश्न छूटे ना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु। क्या पढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। पहले बात तो यह कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक चलती है, तो इसकी जो अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो वह है 15 मार्च से 3 महीने के लिए कोई भी ऋतु चलेगी, तो मार्च से अप्रैल, मई और जून, तो 15 जून तक। तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक है, एक बार प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैंने बताया आपको कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब है, 15 मार्च से 15 जून, या आप ये भी कह सकते हो कि मध्य मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म का मतलब हुआ गर्म। इस समय हमारे राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। राजस्थान का 61% भाग लगभग मरुस्थल ही है, तो मरुस्थल है तो गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ेगी राजस्थान में। अब राजस्थान में गर्मी पड़ रही है, तो इसमें हम वही पढ़ेंगे, जैसे सबसे राजस्थान में गर्म कहाँ है, गर्म क्या है, तो गर्म क्या क्या चीज़ें हम वो पढ़ेंगे, गर्म कौन सा जिला है, स्थान है वगैरह, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जनरल सी बात कर लूँ कि औसत जो ग्रीष्म ऋतु का जो औसत तापमान है वो कितना है। तो ग्रीष्म ऋतु का जो औसत तापमान है, औसत तापमान, तो ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैक्सिमम देखें, मैक्सिमम तापमान, तो मैक्सिमम तापमान है 52 डिग्री सेल्सियस। कितना, 52 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस तथा मैक्सिमम तापमान है 52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर गर्म की बात करें कि सर्वाधिक गर्म क्या है, तो गर्म, ठीक है। तो सबसे गर्म, पहले स्थान की बात करेंगे, सबसे गर्म स्थान, ठीक है। फिर है सबसे गर्म जिला, फिर बात करेंगे, मैं एक भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा, अधिकतर लोग गर्म स्थान और जिले की बात करते हैं, हम संभाग भी पढ़ेंगे, सबसे गर्म संभाग और सबसे गर्म
भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो सबसे गर्म जो स्थान है वह फर्स्ट नंबर पर है, वह है सम, जो कहाँ पर है, जैसलमेर। ये जैसलमेर में ऐसे ही लिख रहा हूँ, जैसलमेर। ठीक है, तो पहले नंबर पर है जैसलमेर और दूसरे नंबर पर है फलौदी। कौन सा स्थान है, फलौदी। और फलौदी कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, और सबसे गर्म जिले की बात करें तो सबसे गर्म जो जिला है फर्स्ट नंबर पर वह है चुरू। कौन सा है, चुरू फर्स्ट नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है जैसलमेर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर गर्म जिला है चुरू तथा दूसरे नंबर पर है जैसलमेर। सबसे गर्म जिला भी चुरू है और सबसे ठंडा जिला भी चुरू है। अब आप सोचोगे ये क्या है, तो ये ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। चुरू जिले के अंतर्गत जमीन के नीचे 80 मीटर समथिंग जमीन के नीचे एक इस चूने की परत पाई जाती है। क्या, चूने की परत पाई जाती है। और चूने की एक खासियत होती है कि गर्मी के दिन वो सबसे गर्म होगा और ठंड में सबसे ज़्यादा ठंड होगा। अगर आप अभी भी देखो तो कहीं बनाए हुए होंगे कि चूने के जो मकान होते हैं तो उनमें एक खासियत होती है कि गर्मी में आपको सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगी उसमें और ठंड में सबसे ज़्यादा ठंडा। तो चूने का ये एक लक्षण होता है, इस कारण सबसे गर्म जिला भी चूरू है और सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। सबसे गर्म संभाग की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आएगा बीकानेर। ठीक है, और सेकंड नंबर पर आएगा जोधपुर। ठीक, और सबसे गर्म भौतिक प्रदेश की बात करें तो सबको पता है अपना मरुस्थल, अपना मरुस्थल। ठीक है, ये हो गया। अब अगर बात करें कि आपने तापांतर का नाम सुना होगा कि तापांतर क्या चीज़ है, तापांतर का नाम सुना है तो मैं आज वो भी बता दूं कि तापांतर क्या है। देखो, तापांतर 2-3 प्रकार के होते हैं, मैं बताता हूं आपको। पहले तो पढ़ते हैं सर्वाधिक तापांतर। सर्वाधिक तापांतर वाले जिले, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बार आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो यह है कि इस लाइन का मतलब हमें आना चाहिए सर्वाधिक तापांतर वाले जिले। सर्वाधिक का मतलब हुआ सबसे ज्यादा और तापांतर का मतलब हुआ दो शब्दों से मिलकर बना है, ताप प्लस अंतर। तो ताप का मतलब हुआ सबको पता है गर्म और अंतर का मतलब हुआ डिफरेंस, मतलब ताप में सर्वाधिक कहां अंतर आ रहा है तो उसको वे जिले पढ़ेंगे। तो इसमें 3 प्रकार से तापांतर है। जैसे फर्स्ट नंबर पर है दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर। दूसरे नंबर पर है मासिक तापांतर और तीसरे नंबर पर है वार्षिक तापांतर। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक मासिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। तो प्रश्न इस प्रकार से आएंगे तो हमको उत्तर भी होना चाहिए, आना चाहिए। तो दैनिक तापांतर वाला जो जिला है तो वह है चूरू। मतलब किस प्रकार, इसकी दिन को तो हो जाती है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाती है तापमान और रात को हो जाता है -2 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, ये एक बार गणना में पाया गया है कि दिन को 50 डिग्री सेल्सियस तथा रात के समय -2 डिग्री सेल्सियस चूरू का तापमान होता है। ठीक है, मासिक तापांतर की बात करें तथा दैनिक वार्षिक तापांतर की बात करें तो वह आएगा जैसलमेर। दोनों ही जैसलमेर में सर्वाधिक है। ठीक है, वह मासिक तापांतर का मतलब हुआ कि एक महीने सबसे ज्यादा तापांतर और उसमें थोड़ा कम अगले महीने, और वार्षिक के मतलब एक साल तो बहुत ज्यादा ताप रहा और एक साल कम रहा। और दैनिक तापांतर की बात करें तो दिन को तो बहुत बड़ा या दिन को बहुत घटा और रात को बहुत बड़ा, दोनों में अलग अलग होना चाहिए, तो उसे कहेंगे हम तापांतर। तो सर्वाधिक तापांतर वाले जिले, तापांतर को 3 हिस्सों में बांटा, दैनिक तापांतर वाला जिला चूरू और मासिक तापांतर तथा वार्षिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। ठीक है, और इसमें एक अब सर्वाधिक तापांतर पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, सर्वाधिक। तो हम न्यूनतम तापांतर वाले जिले भी देखेंगे कि न्यूनतम तापांतर वाले जिले कौन से हैं। तो अब पढ़ेंगे न्यूनतम तापांतर वाले जिले। अब न्यूनतम तापांतर वाले जिले कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। उसी प्रकार आएगा दैनिक तापांतर
मासिक तापांतर और है वार्षिक तापांतर। तो इन तीनों में एक ही आंसर है, आएगा डूंगरपुर। ठीक है, सबसे न्यूनतम तापांतर, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर, न्यूनतम मासिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। यहां आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आप एक याद कर लेना, डूंगरपुर। न्यूनतम आया, तापांतर आया, सीधा छेपना है डूंगरपुर। न्यूनतम आया, तापांतर आया, डूंगरपुर छेपना है। और इधर है मासिक आया, सर्वाधिक आया और मासिक आया और वार्षिक आया तो जैसलमेर। और आ गया दैनिक आ गया तो अपने चूरू, मैंने बता दिया है। नीचे 80 मीटर नीचे 80 मीटर नीचे वो चूने की परत पाई जाती है, इस कारण ये ताप में चेंज होता रहता है। ठीक है, ये हो गई बात। अब पढ़ते हैं हम, अब उठाते हैं मैप को उठाएंगे। और मैप से 2-3 चीजें पढ़ेंगे। अब ग्रीष्म ऋतु ही चल रही है अभी तक। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु को ही पढ़ रहे हैं हम। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में आपको पता है कि लू चलती है, हवाएं चलती है गर्म। क्यों चलती है, किस प्रकार चलती है, क्या नाम है, कब चलती है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। रुको, आप ठहर जाओ थोड़ा। मैं जलवायु इस प्रकार से करवाऊंगा कि आपकी भारत की जलवायु भी साथ में कंप्लीट हो जाएगी। मैं राजस्थान की जलवायु पढ़ाऊंगा लेकिन भारत की मध्य नजर रखते हुए पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां पहले भारत का नक्शा बना लेते हैं, पहले राजस्थान का बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया राजस्थान, तथा यहां बना लेता हूं भारत। ठीक है, ये हो गया भारत और ये है अपने राजस्थान। मैंने ऐसे समझने के लिए बनाया है। ठीक है, ये हो गई पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ये पूर्व भारत की, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये हो गई। अब ये जो रेखा हुई नीचे, ये वाली, ठीक है, यहां जो ये रेखा हुई विषुवत रेखा। ठीक है, यहां आपको कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बनाई है। और यहां से गुजरती है, ये है कर्क रेखा। अब मैंने क्या कहा कि अब ग्रीष्म ऋतु का समय कौन सा, कहां से कहां तक है, मार्च से जून तक। कहां से कहां, मार्च से जून तक। और 21 जून को सूर्य चमकता है कहां पर, कर्क रेखा पर। ठीक है, तो जून से पहले जनवरी नहीं, मार्च से अप्रैल, मई और जून। तो मई में समथिंग, अप्रैल और मई में सूर्य यहां पर होता है। सूर्य कहां पर होता है, अप्रैल से मई में। अप्रैल से मई में सूर्य यहां पर होता है। तो यहां तापमान अधिक होगा, तापमान उच्च होगा। और यहां के बदले यहां तापमान निम्न होगा, कम होगा। ठीक है, यहां तापमान उच्च है तो वायुदाब कम होगा, वायुदाब कम होगा। और यहां वायुदाब, अगर तापमान निम्न है तो वायुदाब अधिक होगा। ठीक है, अब वायुदाब अधिक मतलब वायु ज़्यादा होगी, हवा ज़्यादा होगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लू चलेगी। गर्मी में तो हवाएं क्या चलती है, लू ही चलती है। तो यहाँ से होते हुए सबसे पहले राजस्थान में गर्म, एकदम गर्म हवाएं लू चलेगी, यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी और यहाँ चलेगी सर्वाधिक। कहाँ चलेगी मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में चलती है लू। कहाँ चलती है, राजस्थान के पश्चिम भाग में चलती है, पश्चिम भाग में चलती है। ठीक है, और ये मुख्यतः मई जून में चलती है। कब चलती है, मई जून में चलती है लू। ठीक है,
और कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा लू चलती है और एक तरह का बबूलिया बन जाता है इसे, इस प्रकार से हवा चलती है। आपको चक्र के रूप में, चक्र के रूप में कभी कभार क्या होता है, चक्र के रूप में हवा चलती है इस प्रकार, तो उसे कहते हैं बबूलिया। राजस्थान में मई जून में गर्म हवा के रूप में, चक्र के रूप में हवा चलती है, उसे कहते हैं बबूलिया। ठीक है, क्या कहते हैं? बबूलिया कहते हैं। और लू कब चलती है? मुख्यतः मई जून में चलती है और ये पश्चिम राजस्थान में चलती है और ये अत्यंत गर्म शुष्क पवनें होती है, गर्म शुष्क पवनें होती है। ठीक है, गर्म शुष्क पवनें होती है। ठीक है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो, राजस्थान में अगर सर्वाधिक देखें कि लू कहाँ आती है तो फर्स्ट नंबर पर आएगा ये गंगानगर। सर्वाधिक लू कहाँ आती है? गंगानगर। फिर आएगा या हनुमानगढ़, फिर आएगा बाड़मेर, फिर आएगा चूरू। ठीक है, ये हो गया। सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ आती है? तो गंगानगर हो गया। लू चले या आंधी चले एक ही है। ठीक है, तो सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ आती है हमने पढ़ ली है। तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधी आती है गंगानगर में, दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़, फिर आती है बाड़मेर तथा फिर आती है चूरू में। ठीक है, हो गई ये। चलो सर्वाधिक आंधियाँ, सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ आती है? तो सर्वाधिक आंधियाँ आती है गंगानगर में। और कितने दिनों के लिए ये आती है? 27 से 28 दिनों के लिए। ठीक है, तो सर्वाधिक पढ़ा है तो न्यूनतम भी पढ़ना पड़ेगा। न्यूनतम आंधियाँ कहाँ आती है? न्यूनतम आंधियाँ कहाँ आती है? तो ये आएगी झालावाड़ में। क्यों आएगी बताता हूँ। मैंने कहा कि ऊपर से आंधियाँ आ रही है तो इस वाले क्षेत्र में तो सर्वाधिक आएगी, लेकिन आते आते यहाँ तक खत्म हो जाती है तो सबसे कम यहाँ बचती है। तो यहाँ आएगी नीचे कोना, ये दक्षिण वाला कोना। तो न्यूनतम आंधियाँ कहाँ आती है? झालावाड़ में। कितने दिन? 3 से 4 दिनों के लिए। अब न्यूनतम भी पढ़ लिया, सर्वाधिक भी पढ़ लिया, तो औसत भी पढ़ लेते हैं कि औसत आंधियों वाला जिला कौन सा है। औसत आंधियों वाला जिला तो वह है अजमेर। कितने दिनों के लिए आती है? लगभग 5 दिनों के लिए अजमेर। ठीक है, ये हो गया। ये हमने आंधियों की बात कर ली। एक इंपॉर्टेंट है, ये तो आंधियाँ क्या है, नॉर्मल हो गई है आजकल। ये कोई पूछते हैं नहीं, लू वगैरह तो क्या है, प्रश्न तो आता है खैर, लेकिन ये नॉर्मल हो गई है। मैं थोड़ी बहुत एक और अन्य तरह की हवाएं चलती है उनके बारे में भी बता देता हूँ। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। लू पश्चिम राजस्थान में चलती है और अत्यंत गर्म शुष्क पवनें होती है और ये मुख्यतः मई जून में चलती है लू। ठीक है, पढ़ा लिया मैंने। अब हम समझते हैं ये उत्तर दिशा। अब मैंने अन्य आंधियों की बात कर रहा था मैं कि अन्य आंधियां तथा हवाएं कौन कौन सी होती है। तो देखो, एक उत्तर से हवाएं आती है ना, तो उसे कहते हैं उत्तरा या इसे कहते हैं दराऊ। क्या कहते हैं? उत्तरा या दराऊ कहते हैं उत्तर से आने वाली हवाओं को। फिर है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं को कहते हैं संजेरी। उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं को कहते हैं संजेरी। उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं को सूर्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्या कहते हैं। ठीक है, पश्चिम से आने वाली हवाओं को कहते हैं पिछवाई। क्या कहते हैं? पिछवाई या आथुणी। पिछवाई या आथुणी कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण से आने वाली हवाओं, दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम से देखें, दक्षिण पश्चिम से आने वाली, यहाँ है समुद्र, अरब सागर, तो समुद्र से आने वाली हवाओं को क्या कहेंगे? समुद्री। तो दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं को समुद्री या समुद्र से उठने वाली हवाओं को क्या कहेंगे? समुद्री। दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाओं को क्या कहेंगे? यहाँ से जो हवा आती है उनको क्या कहेंगे? तो दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाओं को कहते हैं चिर या चिल। चिर या चिल कहते हैं। और दक्षिण से आने वाली हवाओं को कहते हैं लकाऊ। क्या कहते हैं?
लकाऊ कहते हैं। ठीक है, उत्तर से आने वाली हवाओं को उत्तरा, उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं को सूर्या, उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं को संजेरी, दक्षिण से आने वाली को लकाऊ, दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं को समुद्र से आते हैं, इस कारण समुद्री, तथा दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाओं को सीर या चील, तथा पश्चिम से आने वाली हवाओं को पिछवाई या आथोनी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई। मैंने लगभग ग्रीष्म ऋतु कंप्लीट करवा दिया है। मैंने बता दिया आपको कि ग्रीष्म ऋतु एकदम डीप पढ़ा है हमने, जितना हो सका मैंने पूरा पढ़ाने की कोशिश की है। आपके मुझे नहीं लगता एक भी प्रश्न बाहर से आएगा। ठीक है, और हमने सब कुछ पढ़ लिया, हवाओं को पढ़ लिया। सबसे गर्म स्थान है सम, दूसरे नंबर पर फलौदी, और सबसे गर्म जिला है चूरू, फिर है जैसलमेर। इस प्रकार से हमने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।